तो मैं डॉक्टर एन पांडे एमबीबीएस एमडी मेडिसिन आज आपके सामने हार्ट सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसका टॉपिक रहेगा बेसिस ऑफ ईसीजी। ईसीजी दैट मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो मोर और लेस डॉक्टर इस इन्वेस्टिगेशन को जरूर करता है। अगर किसी के पास चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, तो एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीड्योर में भी ईसीजी का इन्वेस्टिगेशन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ये बहुत इग्नोर टॉपिक है, खास करके आप लोगों के लेवल में 11 12 एंड प्री मेडिकल के बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे देते हैं। बट आजकल जैसा पैटर्न चल रहा है, अगर एक 7-8 मिनट के वीडियो में आप देखकर एक आध क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक जैसे हमने शुरू के 2 वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हार्ट के बारे में डिस्कशन किया, उसके सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन किया। दूसरे वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल, उसका हार्ट रेट और कंडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। कंडक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसी चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि actually ECG is a graphic record of electrical current produced by the excitation of the cardiac muscles। अब आप याद करो मेरे सेकेंड वीडियो को, उसमें हम लोगों ने पूरे कार्डियक मसल्स के एक्साइटेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आप याद करो, कार्डियक कंडक्शन क्या कहाँ से हो रहा था, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते थे, याद है ना? हाँ हाँ, ठीक, ऐसे नोट, ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ कंडक्शन, फिर कहाँ गया, ए बी नोड में गया। ठीक है, ए बी नोड से क्या हुआ, फिर बंडल ऑफ हीस में आया। ठीक है, बंडल ऑफ हीस में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में दो जगह डिवीजन हुआ, लेफ्ट एंड द राइट। फिर वहां से आ गया परकिंजी फाइबर में, और इस तरह पूरा ये कंडक्शन चैनल जो है वो पूरा हुआ। तो उसी का एक रिकॉर्डिंग है, जो भगवान ने जो बनाया है, ऐसे नोड से लेके परकिंजी फाइबर तक जो कंट्रैक्शन होता है, उसी को एक ग्राफ के रूप में, इस मशीन को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो हार्ट उस तरह से जो ऑटो एक्साइटेबिलिटी है उसी का एक रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये नॉर्मल ईसीजी है। नॉर्मल ईसीजी में दो तीन चीजें आपको समझनी चाहिए। जो ईसीजी का एक पेपर होता है, बहुत ही उसका करेक्टरिस्टिक पेपर होता है। इसमें जो ये छोटा आपको जो ये दिख रहा है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। एक हॉरिजेंटल सर्किल होती है और ये वर्टिकल होती है। तो हॉरिजेंटल से हम लोग टाइम देखते हैं। ठीक है, इससे हम लोग टाइम देखते हैं, और इससे उसका देखते हैं कि कितना वोल्टेज का रिफ्लेक्शन हो रहा है। और टाइम का भी डिवीजन है। जो ये जो छोटा है, इसका डिवीजन होता है 0.04 सेकेंड के। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है उसका 1 मिलीमीटर के रूप में होता है। जो अभी हम लोग उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो फिर इसका पूरा अच्छा से आप डिस्कशन करोगे। तो सबसे पहले ये नॉर्मल ईसीजी वेव है, इसको आप अपने दिमाग में रख लो। इसमें देखो दो तीन चार वेव्स इंपॉर्टेंट हैं। टी वेव्स, ई वेव्स क्या, पोलराइजेशन। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब स्टार्ट करो, जब एसए नोड से जब एक्साइटेशन आता था तो वो दोनों वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, एसए नोड से दोनों वेंट्रिकल्स में जाता है, और सॉरी एट्रियम में जाता है, और वहाँ एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो उसके चलते ईसीजी में पी वेव आता है। ठीक है, फिर जब वहां से फिर एबी नोड में आया, फिर एबी नोड से जब बंडल ऑफ हीस के द्वारा परकिंजी फाइबर में गया, तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किसका, वेंट्रिकल का। पहला क्या हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से एक कीवारस कॉम्प्लेक्स हुआ। ये इसको हम लोग कीवारस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये पूरा इस चीज को कीवारस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो रिलैक्सेशन होगा। तो बट जो एट्रिया का रिलैक्सेशन होता है वो ईसीजी में रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीबल होता है। बट वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन होता है, जो या रिलैक्सेशन या रीपोलराइजेशन, उसका रिकॉर्डिंग होता है टी वेव के द्वारा। ठीक है, तो आप तीन वेव समझ लिए, टी वेव, एट्रियल डीपोलराइजेशन, कीवारस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड टी वेव का रिलैक्सेशन या मींस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये तीन चीज आप अच्छे से याद रखो। इसमें से कभी कभी एक आपको क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। और कुछ कुछ फिर उसमें है पीआर इंटरवल,
एक क्यू और आर एस के बीच में क्यू आर एस इंटरवल, फिर ये एस और टी के बीच में एस टी इंटरवल। इसका मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट आप एक टर्म याद रख सकते हो कि शुरू के पी और शुरू के क्यू के बीच के को पी आर इंटरवल बोलते हैं। पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन आप समझ सकते हो, जो एस ए नोड और ए पी नोड में आने में जो टाइम लगता है वो इंडिकेट करता है कि पी आर इंटरवल, अगर वहाँ कुछ ब्लॉक होगा तो पी आर इंटरवल बढ़ जाता है। ये चीज़ें आप जब सीनियर क्लासेस में थोड़ा जाओगे तो वो आप डिस्कशन करोगे और सीखोगे। स्टेप ऑफ ईसीजी जैसे भी आपने कभी देखा होगा, आप खुद गए होंगे, आप पेरेंट्स को लेके गए होंगे, चाहे किसी भी आप रिलेटिव्स के साथ गए होंगे, तो देखते होंगे कि ईसीजी एक होता है। आपने एनसीईआरटी की बुक आप कभी देखना तो उसमें लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड लीड जो होते हैं 3 होते हैं। जैसे ईसीजी अगर लिया जाता है, पेशेंट अगर आईसीयू में जाता है तो हम लोग फटाफट 3 लीड लगा के उसको मॉनिटर पर डालकर उसका जस्ट वेव तुरंत स्टार्ट कर देते हैं कि भैया क्या इसकी स्थिति है। बट जो स्टैंडर्ड ईसीजी होती है वो 12 लीड की होती है। ठीक है, ये भी आप जब उसमें एमबीबीएस में जाओगे तो खुद भी करोगे, देखोगे। तो उसमें स्टैंडर्ड लीड, आर्म लीड 3 होती हैं। उसका एक आगू आर्म में ही लगती है, बट उसको ऑगमेंटेड लीड बोलते हैं, वो भी 3 होती है। और चेस्ट में, चेस्ट के ऊपर ये पोजीशन मैंने दिखाया है, V1 से V2 V3 V4 V5 ये हो गया। तो इस तरह से आप 12 लीड का एक ईसीजी निकल कर आता है, जिसके द्वारा बहुत कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। मैंने एक दो स्लाइड, 2-3 स्लाइड लिया है आपको जस्ट थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई ईसीजी आपके पास आ गया तो आप उसमें क्या देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, किस तरह से क्वेश्चन छोटे मोटे आ सकते हैं, वो उसको मैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ईसीजी, फर्स्ट जो इम्प्रेशन आता है कि हम लोग हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि आपको पता 72 के आसपास होता है, 72-75 के बीच में होता है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो आप ईसीजी ऐसे देखोगे तो ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, इसमें आर वेव और इसका आर वेव, ये फर्स्ट क्यू आर एस कम्प्लेक्स हो गया, ये सेकेंड क्यू आर एस कम्प्लेक्स हो गया। इसके बीच में जो स्मॉल स्क्वायर है, ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर, 1 2 3 4 5, इस तरह के जो स्मॉल स्क्वायर हैं या फिर लार्ज स्क्वायर, दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया लार्ज स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, थोड़ी दोनों लाइन के बीच में आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। तो 5-5 जो होते हैं, 5-5, 1 2 3 4 5, 5 के बीच में एक लार्ज स्क्वायर होते हैं। ठीक है, या तो आप 1500 डिवाइडेड बाई स्मॉल 25, इसमें 25 स्मॉल स्क्वायर है। अगर आप गिनोगे, जैसे इधर से गिनोगे तो इसको भी ले लिया, 1 2 3 4 5, ये बड़े वाले को 10, पूरे में 5 रहता है, 10 15 20 25, तो 1500 डिवाइडेड बाई 25, जिसको हम बोलते हैं 60 पर मिनट। ठीक है, तो इससे कैलकुलेटर हो जाता है। लेकिन अगर लार्ज स्क्वायर देखोगे तो लार्ज स्क्वायर देखो, ये वाली एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, और इसको, इसमें भी एक एक कम है बट इसको भी रफली जोड़ देते हैं तो ये 5 हो गई। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 300/5। ठीक है, तो उसमें भी आ जाता है 60। तो ये दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप इसी में मैं आपको एक देता हूँ, सपोज कि दूसरा आर वेव यहाँ पर है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें आप कैसे करोगे। तो उसमें आप देख सकते हो कि 1500 डिवाइडेड बाई स्मॉल है, स्मॉल इसमें देख लिया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से इसको 8-9 के आसपास आ रहा है, तो आप रफली 10 के आसपास दे सकते हो, तो 1500/10, तो आपको निकल के आ जाएगा 150। ठीक है, इसी तरह अगर आप उसको अगर लार्ज स्क्वायर से करोगे तो एक स्क्वायर ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो 300/2 15, ये दो आप, इससे आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इससे रफली ऐसे देख सकते हो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो आरआर है उसके बीच की दूरी कितनी है। अगर दूरी आपको थोड़ी कम दिख रही है 2-3, तो हार्ट रेट ज्यादा है। हार्ट रेट ज्यादा को क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। और आरआर के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा आ रहा है, जैसे इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो इसको अगर गैप ज्यादा है, इसमें लार्ज स्क्वायर ज्यादा आ रहे हैं, स्मॉल स्क्वायर ज्यादा आ रहे हैं, तो हार्ट रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट ज्यादा को टैकीकार्डिया, कम को ब्रेडिकार्डिया। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको हल्का सा आना चाहिए, जो कि
हो सकता है कि आपको एक आध क्वेश्चन अगर इस तरह के कुछ है तो आप उसको बना सकें। ये इसीलिए थोड़ा अलग है, मीन्स ये हो सकता है अंडर ग्रेजुएट के नहीं है, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट था देने के लिए। ये हो गया नॉर्मल ईसीजी जिसमें आप देख रहे हो कि ये पी है, ये पूरा क्यूआरएक्स कम्प्लेक्स है, ये टी है। बट इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो पी तो ठीक है, क्यूआरएस भी ठीक है, बट जो टी है पूरा इस तरह से लग रहा है कि आर वेव के द्वारा। इसको टॉल पिक्ड टी वेव बोलते हैं, जो कि पोटासियम जब बढ़ता है शरीर के अंदर तो इस तरह के पिक्चर आते हैं। इस इसको मैंने पर्पसली ये दिया है कि कभी कभी एक लाइन का क्वेश्चन आ जाता है कि टॉल पिक टी वेव इज फाउंड इन, तीन चार कंडीशन दे दी है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया। तो ये आप एकदम इसको अगर नहीं कुछ है तो इसको आई विल नॉट से रट्टा मार लो, लेकिन एक समझ लो कि अगर टॉल पिग सीधे बीसीजी में दिख रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैलेमिया के चलते ये दिख रहा है। ये इसको आप याद कर लो, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 4 नंबर दिला दे। ये लास्ट स्लाइड है, ये आप देख लो, ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है, ये पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, इसमें आपको ये वाला ध्यान देना है, ये देखना है, ये दोनों एक लाइन में है, ठीक है, एकदम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। बट इस कंडीशन में देखो ये लाइन थोड़ी गड़बड़ है, ये जो है नीचे जाती है। तो नीचे जो जाती है इस तरह के ईसीजी में इसको इस्कीमिया बोलते हैं। दैट मीन्स कि हार्ट में जो आर्टरी है उसमें का ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इस तरह के पिक्चर में इस्कीमिया। तो इसमें हो सकता है कि ब्लॉकेज का चांस हो, ये हो, तो फिर उसमें हम लोग एंजियोग्राफी करा के देखते हैं। कभी कभी ब्लॉकेज आता है तो फिर उसका एंजियोप्लास्टी होता है। इस तरह के बहुत से चीज आप हो सकता है कि अपने घर में भी किसी का सुने होंगे कि रिलेटिव्स में कि रे उसको एंजियोग्राफी हुआ। तो इस तरह के कंडीशन में अगर सिम्टम्स परसिस्ट करता है तो डॉक्टर्स बोलता है कि हो सकता है कि आपके अंदर ब्लॉकेज का चांस है। फिर ये आप देखो, ये क्या है, इसमें भी जो लाइन है इसके ऊपर आ रहा है ये वाला, तो ये कंडीशन है इन्फॉक्शन। ये मेडिकल टर्म है, जो इन्फॉक्शन है, जो हार्ट अटैक का जो टर्म है उसको मेडिकली हम लोग बोलते हैं इन्फॉक्शन, ठीक है। तो इसमें जनरली एसटी सेगमेंट है, जो एसटी सेगमेंट मैंने बताया, दिस इज द एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट, तो ये इस्कीमिया में क्या होता है, नीचे चला जाता है, और इन्फॉक्शन में ऊपर चला जाता है, ठीक है। इतना ही आप जानो ईसीजी में, और बहुत ज्यादा मैं करना चाहूंगा। शॉर्ट ईसीजी आप समझ सकते हो, एक नॉर्मल देख लिया, ठीक है। आप हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टॉल टी वेव किसमें होता है, इस्कीमिया के अंदर क्या हो सकता है, इन्फॉक्शन के अंदर क्या हो सकता है, टी वेव कैसे, क्या मतलब है, क्यूआरएक्स का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब, ये जो 7 8 10 क्वेश्चन आप समझ लो, उसमें से हो सकता है कि एक आध आपको क्लिक कर जाए। आप 10 मिनट के वीडियो में, 12 मिनट के वीडियो में आप अगर एक क्वेश्चन पकड़ा गया तो ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा की तरह मैं कहूँगा, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करो। हम लोग हार्ट सीरीज में एक दो और लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग किसी दूसरे सीरीज में जाएंगे। तो तब तक एंजॉय करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हो, उसके अनुसार मैं और अच्छा इसको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद।